हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। तो जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। सीमा ने हमको नाम नहीं बताया मैडम। सीमा को तो उन्होंने बताया था मेरी बीवी कल आने वाली है, तो उन्होंने रूम बुक करवाया था पहले दिन। तो सीमा आने के टाइम में हम लोग ने इनको एंट्री नहीं करवाया थी। इंडिया के लिए ये खतरा है। रही बात सचिन को छोड़ने की, तो ऐसा कभी होगा नहीं। जेल में भी रहने को तैयार हो, पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा के निशाने पर भारतीय सेना थी? क्या सीमा के मुंह से निकला हर एक वर्ड आईएसआई का कोड वर्ड था? क्या सीमा का भारतीय पहनावा एक छलावा था? क्या सीमा की शुद्ध हिंदी और फर्राटेदार अंग्रेजी पाकिस्तान की साजिश थी क्या? और सवाल ये भी कि क्या सीमा दुबई से नेपाल तक बिछे आईएसआई के जाल को भारत के दरवाजे तक फैलाना चाहती थी? ये सारे सवाल जानते हैं क्यों? सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर उत्तर प्रदेश एटीएस के कई जरूरी और महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दे पाई है। उससे 16 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सीमा अब तक यह नहीं बता पाई है कि उसके पास जो टूटे हुए मोबाइल फोन मिले हैं उनकी क्या कहानी है। टूटे हुए मोबाइल फोन सीमा ने इतनी शुद्ध और फर्राटेदार हिंदी बोलना कैसे सीखा? तीसरा सवाल जो पूछा गया उससे, उसे नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश किसने कराया? 3 सवाल। चौथा सवाल, सीमा के परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पाकिस्तानी सेना से क्या कनेक्शन है? बताया जा रहा सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है। पाकिस्तानी फौज में सीमा का हैंडलर है क्या कोई? सीमा के परिवार का पाकिस्तानी सेना से क्या कनेक्शन? उसके पास आधार कार्ड कहां से आ गया? आधार कार्ड कहां से आ गया? इसके अलावा 4 मोबाइल, 5-5, 6-6 पासपोर्ट। सीमा ने मोबाइल फोन से डेटा और चैट डिलीट क्यों की थी? डिलीट तो की, तो डिलीट क्यों की? चैट क्यों डिलीट की? खुद को कम पढ़ा लिखा बताने वाली सीमा ने शानदार अंग्रेजी बोलना कहां से सीखा? अब सीमा इनमें से ज्यादातर सवालों का कोई भरोसेमंद या संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए ये गुत्थी ना अब थोड़ी और उलझ गई है। ये मामला इतना सिंपल जो शुरुआत में नजर आ रहा था ना, वो इतना सिंपल नहीं है। सीमा सचिन के प्यार में दीवानी हो गई है। उस सचिन के लव के चक्कर में, प्यार के चक्कर में पाकिस्तान के कराची से इंडिया यहां ग्रेटर नोएडा पहुंच गई है। अब इसलिए सवाल उठ रहे हैं, ये सचिन के प्यार की दीवानी या फिर वाकई कोई आईएसआई की शैतानी? सूत्रों के मुताबिक, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, एटीएस ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि क्या सीमा ने सेना के कुछ अधिकारियों को भी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यह हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। सीमा ने भारतीय सेना अधिकारियों के कुछ ऑफिसर्स, कुछ सेना से जुड़े लोगों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अगर ऐसा है ना, तो ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अक्सर हनी ट्रैप के जरिए भारतीय सेना के अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश करती तो है। इसलिए शक गहरा रहा है। अतीत में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई मामले सामने आ चुके हैं जब संवेदनशील संस्थानों में काम करने वाले लोग इस तरह के हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। इसलिए ये सवाल और बड़ा हो गया। ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है
उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। अब आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले हफ्ते भी इसी शो पर हमने ये सवाल पूछा था कि सीमा हैदर का नेपाल के रास्ते भारत में आना कहीं आईएसआई का कोई प्लान तो नहीं है? क्योंकि ना, इसको समझिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान का जो दूतावास है ना, उसे आईएसआई का बड़ा गढ़ माना जाता है। उस दूतावास में आईएसआई के एजेंट राजनयिक के रूप में रहते हैं और पाकिस्तान आईएसआई के इन एजेंट्स के जरिए नेपाल के रास्ते भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि जांच एजेंसियां भी इस एंगल से सीमा मामले की जांच कर रही है कि कहीं आईएसआई ने नेपाल का इस्तेमाल सीमा को एक जासूस के रूप में भारत में लॉन्च कराने के लिए तो नहीं किया। खबरें ऐसी भी आ रही है कि नेपाल से भारत में दाखिल होने से पहले सीमा का हुलिया इस तरह से बदला गया, अभी तो बहुत खुलासे होने वाले हैं, सीमा का कहीं हुलिया भी बदला गया, इस तरह से बदला गया ताकि भारत के किसी आम ग्रामीण महिला की तरह वो दिखे। समझ रहे हैं? इसके अलावा सीमा जिस तरह से शुद्ध और फर्राटेदार हिंदी बोलती है ना, उसे सुनकर ये लगता है जैसे उसे इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। सोचिए, अगर ये सब सच है, तो आखिर इस पूरी कवायद का मतलब क्या रहा होगा? जिस नेपाल रूट से सीमा भारत में घुसी है, जिस नेपाल रूट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, लंबे समय से पाकिस्तान उसी नेपाल रूट का इस्तेमाल मानव तस्करी, ड्रग, जाली नोट, हथियारों और आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए करता रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत नेपाल सीमा के पास तराई इलाकों में आईएसआई ने अपनी जड़ें जमाई हैं। जहां से ये आई है वो है तराई का जो इलाका है, वहां से। ऐसे में सीमा का अपने 4 बच्चों के साथ दुबई होते हुए नेपाल आना, फिर भारत में इतनी आसानी से एंट्री कर जाना, किसी आम महिला के लिए कोई आसान काम नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए के गले नहीं उतर रहा है, शक और गहरा रहा है। आमतौर पर क्या होता है, नेपाल और भारत के नागरिकों के अलावा किसी तीसरे देश के नागरिक के लिए यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसकी प्रक्रिया जटिल होती है और अगर फिर भी सीमा आसानी से ऐसा करने में सफल रही तो शक यही है कि कहीं इस काम में सीमा की मदद नेपाल के तराई इलाकों में अपनी जड़ें जमाने वाली आईएसआई ने तो नहीं की है। बड़ी बात यह भी है कि प्रोटोकॉल के तहत काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास, अच्छा प्रोटोकॉल क्या कहते हैं उसको समझिए। प्रोटोकॉल के तहत काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास और वहां पर तैनात आईएसआई एजेंट एयरपोर्ट से हर दिन का डेटा इकट्ठा करते हैं। यह पता लगाते हैं कि कितने लोग पाकिस्तान से नेपाल आए और नेपाल से पाकिस्तान गए। यह प्रोटोकॉल है, पाकिस्तानी दूतावास यह काम करता है नेपाल में। ऐसे में इस बात का शक और गहरा जाता है कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंची, उसकी जानकारी पाकिस्तान के दूतावास को भी रही होगी, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस पर चुप है। उल्टे आपको बता दें बड़ी खबर, पाकिस्तान सीमा के लिए भारत से काउंसलर एक्सेस मांग रहा है। पाकिस्तान भारत से सीमा के लिए काउंसलर एक्सेस मांग रहा है और सीमा से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से बच रहा है। इसलिए अब भारतीय एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सीमा ने नेपाल पहुंचते किस किस से संपर्क किया, किस किस से बात की, मुलाकात की, किस किस ने उसकी मदद की और क्या वो काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास भी गई थी और वहीं से हरी झंडी मिलते ही वो भारत में दाखिल हुई। वैसे आपको बता दें, नेपाल में ना साल 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक नेपाल में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम नेपाल, जो कि नेपाल की जनसंख्या में 4.27% है और नेपाल के मुस्लिम समुदाय के करीब 95% लोग तराई के इलाकों में रहते हैं। तराई के इन इलाकों में नेपाल के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है आप जानते हैं, यूपी और बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगती है। और ये मुस्लिम बहुल इलाके नेपाल में आईएसआई के ऑपरेशन के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन का काम करते हैं। आईएसआई के अधिकारी जो काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात हैं, उनके द्वारा नेपाल के मदरसों के दौरे हाल के समय में भी काफी बढ़े हैं। ऐसा आपको बता दें, काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात आईएसआई के अधिकारी लगातार ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना जाते रहे हैं जो कि
वहां के मदरसों में आयोजित किए जाते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही कि आईएसआई तराई के मदरसों को फंडिंग भी करता है। आईएसआई नेपाल के तराई इलाकों में मदरसों को फंडिंग, सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेपाल में 4000 के करीब मदरसे हैं, 4000। और अब एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा की भारत में एंट्री के पीछे कहीं नेपाल के तराई इलाकों में आईएसआई का नेटवर्क और वहां के मदरसों में उसकी पैठ की भूमिका तो नहीं है। इन सबके बीच एटीएस ने पूछताछ के दौरान सीमा से यह सवाल भी किया कि क्या किसी ने उसे मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा था क्या? सवाल नंबर 1, क्या सवाल पूछे? सीमा से जो सवाल पूछे, क्या वो बातचीत के लिए किसी कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करती थी? पूछताछ में एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा कि क्या उसने कभी फूफी या फल जैसे कोड वर्ड्स का भी प्रयोग किया था? आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फूफी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करती है जो किसी और देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाते हैं, जबकि फल शब्द का इस्तेमाल रुपयों के लेन देन के लिए किया जाता है। यूपी एटीएस ने सीमा से भी पूछा है कि वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। सवाल हमने भी अपने शो में उठाया था। जो सीमा पाकिस्तान के सिंध इलाके से आती है ना, जिसका समय ज्यादातर कराची में बीता है, वो आखिर इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है? और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है कि पूछताछ पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जाएगी और पाकिस्तान भेजने ना भेजने का फैसला सरकार लेगी। पूछताछ पूरी हो चुकी है, बड़ी खबर है, और रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी गई है और अब इसको भेजना नहीं भेजना है, पाकिस्तान भेजना है नहीं भेजना है, इसका फैसला सरकार लेगी। वैसे आपको बता दें, फिक्र के लिए चिंता या जिंदगी के लिए जीवन, भारी भरकम हिंदी के शब्द। अब मोहब्बत के लिए प्रेम, मैं प्रेम करती हूं सचिन से, इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल फर्राटेदार तरीके से वो कैसे कर लेती है। इसके अलावा एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा कि उसे हिंदू रीति रिवाज के बारे में कहां से पता है इतना कुछ। अपने सीमा के माथे पर सिंदूर लगाए, ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीमा के माथे पर सिंदूर लगाए, मंदिर में प्रार्थना करते हुए, ये देखिए आप मंदिर में, ये सब ट्रेंड मामला लग रहा है, एजेंसियों को भी शक हो रहा है। मंदिर में प्रार्थना करते हुए, माथे पर सिंदूर, हाथ में कलावा, तुलसी जी को जल देते हुए, पाकिस्तानी सीमा, ये सब क्या है? ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। किसी और देश से आए, और अच्छा वो भी पाकिस्तान से आए, किसी व्यक्ति के लिए एक अजनबी देश की परंपराएं, वो भी भारत, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है, इतनी जल्दी सीख लेना ना वो आसान नहीं होता, वो भी पाकिस्तान में। या तो सिंदूर, कलावा, पूजा, तुलसी जी पर पानी, लेकिन सीमा आपको वो सब परंपराएं निभाती हुई बहुत ही आसानी से दिखाई दे रही है। इसलिए कहते हैं ना, बार बार उस दिन भी कहा था, जब कोई कहानी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट होती है तो शक जरूर होता है। बिल्कुल परफेक्ट लग रही है कहानी, सब कुछ आता है, बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है, इसलिए शक हो रहा है। इसलिए अपने शो में भी ये सवाल किया था कि कहीं सीमा के माथे पर सिंदूर और हाथ में कलावा आईएसआई का छलावा तो नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीमा हैदर को नोएडा के रबूरपुरा गांव तक पहुंचाने में किन लोगों ने मदद की, वो ग्रेटर नोएडा तक कैसे पहुंच गई कराची से, इसे लेकर भी उसके पास कोई सही जवाब नहीं है। वैसे एक और बड़ी खबर यह भी आ रही कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सचिन और सीमा के घर के बाहर, अब ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हंगामा भी हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ। तस्वीरें दिखाइए, फुल स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में हम क्या कहें बताओ? जो मंदिर टूट रहा है क्या कहें? हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे, सीमा के घर, सचिन के घर, और फिर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर सीमा पाकिस्तान वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। जासूस सीमा के निशाने पर इंडियन आर्मी। नोएडा टू नेपाल, एजेंट सीमा और सवाल। भाई सिपाही, चाचा अफसर, सीमा अंडरकवर।
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। जासूसी के कनेक्शन का शक है। क्या सीमा प्रेम की दीवानी है या उसकी जासूसी वाली कहानी है? खुफिया एजेंसियां सीमा के हर एक्शन, हर इशारे को डिकोड करने में लगी हैं। सीमा के बारे में एक के बाद एक ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो इस कहानी को और भी पेचीदा बनाते जा रहे हैं। सीमा के टारगेट पर भारतीय सेना। क्या सीमा हैदर का असल मकसद था भारतीय सेना पर निशाना? यह सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि सीमा ने भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों को भी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला है, जिसमें अधिकतर दिल्ली एनसीआर के लोग जुड़े मिले हैं। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। इसके बाद से सीमा पर शक गहराता जा रहा है। इंडिया के लिए ये खतरा है, सचिन उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो जिस तरह आपको दिखा रही है ना कि बाजू काटे हुए, वो बाजू सचिन के लिए नहीं काटे गए। वो आपको ये प्रॉपर प्लान से आई है। शी इज वेरी क्लेवर। जो नेपाल इंडिया तक जा सकती है इतने रस्तों में, जिसके पास जो कहती है पैसे, इतने पैसों में ये इतना ट्रेवल कर सकती है, वो कोई छोटी चीज नहीं है। मैं इंडियन की रिस्पेक्ट करता हूं, लिटरली एज अ आर्टिस्ट मैं इंडिया की रिस्पेक्ट करता हूं और इंडियन से कहता हूं कि बी अवेयर, इससे आप थोड़े से चौकन्ना रहिए। पाक आर्मी में भाई और चाचा। सीमा के बारे में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसे सीमा दुनिया से छिपाती रही और मासूम बनने का दिखावा करती रही। सीमा के पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा के चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में हैं। गुलाम के मुताबिक सीमा के चाचा पाकिस्तानी सेना में अफसर हैं और वो इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं। अब तक सीमा ने इस बात से इनकार किया था कि उसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तानी आर्मी में है। गुलाम का दावा सच साबित हुआ तो सीमा का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाएगा। फल, फूफी, आईएसआई के कोड वर्ड। सीमा से पूछताछ का दायरा बढ़कर अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंच गया है। एटीएस सीमा हैदर से आईएसआई से जुड़े कोड वर्ड को लेकर सवाल जवाब करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में एटीएस ने सीमा से फूफी और फल कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाने को लेकर सवाल किया। आईएसआई एजेंट फूफी कोड का इस्तेमाल उस शख्स के लिए करते हैं जो खुफिया जानकारी भेजता है और फल कोड वर्ड का इस्तेमाल रुपयों के लिए किया जाता है। सीमा के मेक ओवर का राज। सीमा पाकिस्तान के सिंध से नेपाल पहुंची। पिछड़े इलाके सिंध की एक लड़की की ड्रेस, बोलचाल, तौर तरीके को ढाला गया कि वो एक ही दिन में हिंदुस्तानी बन गई और सीमा हैदर का नया रूप ऐसा बना कि कोई भी पहली नजर में मात खा जाए। लोगों के सामने सीमा एक भोली भाली लड़की के रूप में पेश आ रही है जो इश्क के लिए अवैध तरीके से सरहद पार करने का खतरा मोल लेकर नोएडा आ गई है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक सीमा को नेपाल में इस तरह से तैयार किया गया कि वो पूरी तरह भारतीय महिला लगे। रही बात सचिन को छोड़ने की, तो ऐसा कभी होगा नहीं। मैं जेल में भी रहने को तैयार हूँ, पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ सर। सीमा का मददगार कौन? खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर अकेले भारत नहीं आ सकती थी। उसके मददगार थे जिन्हें बॉर्डर पार कराने का पुराना अनुभव था। उन्होंने सीमा को भारतीय सुरक्षा से बचने के रास्ते भी बताए थे। सीमा से जब सीमा पर पूछताछ की गई तो उसकी चालाकी से किसी को भी शक नहीं हुआ। तो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तानी जासूस है? पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक और नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। उधर यूपी एटीएस के लिए सीमा हैदर एक पहेली बनती जा रही है। सीमा हैदर का लगातार उन सवालों से सामना हो रहा है जो जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहे। पिछले 2 दिन में करीब 15 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ हुई। एटीएस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर है और वो हर सवाल का जवाब उतना ही देती है जितना वो बताना चाहती है। न्यूज 18 ने भी नेपाल के उस होटल में पड़ताल की है जहां सीमा ने सचिन के साथ रुकने का दावा किया था।
कोई नहीं मिलने के लिए आया था मैडम, वो दोनों ही थे बस। डॉक्यूमेंट हमारे पास कुछ नहीं किया था मैडम। हम लोग जब इंडियन टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं तो हम लोग वो लोग का डॉक्यूमेंट कुछ नहीं रखते, बस उनका नाम लेते और वो कहाँ से आया उतना ही लिखते। तो अगर नेपाली कस्टमर्स है तो उनका नंबर भी लेते, ऐसा है मैडम। ऐसा कुछ नहीं लग रही थी मैडम, वो हमको लगा वो लोग शायद नए नए शादीशुदा होंगे। तो सचिन जब रूम बुक करवाने आया था तो सचिन पहले दिन आया था, तो दूसरे दिन लड़की दूसरे दिन आई थी। सचिन ने कुछ फेक नाम दिया था हमको, और उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है, हम भी थोड़ा शॉक हो गए। और उनका नाम जो हम लोग ने एंट्री किया था यहाँ पर वो डेट में, यहाँ पर और कुछ नाम सीमा ने हमको नाम नहीं बताया मैडम। सीमा को तो उन्होंने बताया था मेरी बीबी कल आने वाली है, तो उन्होंने रूम बुक करवाया था पहले दिन। तो सीमा आने के टाइम में हम लोग ने इनको एंट्री नहीं करवाया। क्या इंडियन करेंसी में कैश दिए थे मैडम। शादी तो पशुपतिनाथ मंदिर में शायद हुई थी, और ये हमको भी उतना आइडिया नहीं है। तो मैंने जो वीडियो दिखा था जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये रूम का था मैडम। खुफिया एजेंसियां हर उस रूट और रास्ते की छानबीन कर रही हैं जिसने सीमा को बेरोक टोक नोएडा तक पहुंचने में मदद की है। 13 मई को सीमा जिस रास्ते से नोएडा आई, उस रास्ते में तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। यही वजह है कि उससे जुड़े हर एक पहलू की पूरी गहनता के साथ पड़ताल की जा रही है। चूंकि ये पूरी कहानी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, लिहाजा मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब नोएडा से लेकर नेपाल तक हर सबूत जोड़े जा रहे हैं। सीमा पर पाकिस्तान की जासूस होने का भी शक है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, सीमा हिंदुस्तान की दोस्त है दुश्मन, ये तो जांच के बाद पता आ पाएगा।